नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉनस्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इससे पहले 3 पार्ट में हमने ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आज से 3 या 4 वीडियोज़ में हम कवर करेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो जो मानव की आदि जन्म स्थली है वो किसे माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? तो ये आदि जन्म स्थली है जो वो माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि जो प्रारंभिक मानव है और जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, उसके सबसे पहले साक्ष्य अफ्रीका महाद्वीप में ही मिले हैं। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली के रूप में माना जाता है, और इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। मानव जाति का पालना। तो यदि क्वेश्चन आए कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो मानव जाति का पालना भी अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है, और मानव की आदि जन्मस्थली, प्रारंभिक जन्मस्थली भी अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। अभी हमने जो देखा वो आदि जन्म स्थली देखा, जो कि क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। अब हमें देखना है कि मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है। तो मानव का जब विकास हो रहा था तो उसका विकास 4 चरणों में हुआ। सबसे पहला चरण था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पहला चरण क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा था होमो इरेक्टस, तीसरा था निएंडरथल, और चौथा था क्रो-मैग्नन। ये सारे क्रम से ही लिखे हैं। पहला विकास का पहला चरण था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा चरण था होमो इरेक्टस, तीसरा चरण था होमो सेपियन निएंडरथाल, और चौथा था होमो सेपियन क्रो-मैग्नन। तो ये जो 4 चरण हैं ये मानव के विकास की हैं। इनमें कुछ ना कुछ शारीरिक भिन्नताएं पाई गई। तो इसमें से हमें बताना है कि मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है। तो मानव का जो आदि पूर्वज है वो माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, क्योंकि सबसे पहली अवस्था मानव की यही है। जब मानव में कुछ जो बानर हैं, हम सब जानते हैं कि जो मानव का विकास है वो किससे हुआ है? बानरों से। तो बानर से जब कुछ शारीरिक चेंजेस हुए, कुछ परिवर्तन आए, तो पहला जो परिवर्तन आया जो कि मानव को बानर से अलग कर रहा था, तो वो पहला चरण था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसलिए जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस श्रेणी है इसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मानव माता किसे कहा जाता है? तो मानव माता कहा जाता है लूसी को। किसे कहा जाता है? लूसी को। अब ये लूसी कौन है? तो 1974 में जो इथोपिया है, 1974 में इथोपिया में मादा कंकाल के कुछ टुकड़े मिले। किसके? मादा कंकाल के
कुछ टुकड़े मिले जीवाश्म के रूप में। तो इन टुकड़ों को क्या किया गया, एकत्रित किया गया और लगभग 40% भाग को इकट्ठा कर लिया गया। तो ये जो मानव मादा है, जो ये जीवाश्म में प्राप्त हुए, वो किसके थे, एक मादा कंकाल के थे, मादा कंकाल के थे। और ये जो अभी हमने विकास का प्रथम चरण देखा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्या देखा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये उसी की श्रेणी में आता है। ये जो मादा कंकाल का जीवाश्म है, ये जब इसका क्या अध्ययन किया गया तो ये किस में आता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मानव था उसमें जो जो विभिन्नताएं, शारीरिक जो लक्षण पाए गए वो इसमें भी देखे गए। तो इस कंकाल को रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में। अब इस जो मादा कंकाल है उसे नाम दे दिया गया लूसी। इस मादा कंकाल को नाम दे दिया गया लूसी। तो और इसे ही कहा जाता है मानव माता। अब इसे लूसी नाम देना कोई बड़ा रीज़न भी नहीं है इसमें। इनने लूसी नाम क्यों दे दिया, क्योंकि जो वहाँ पर जो इथोपिया में खोजी दल था, जो यहाँ खोज कर रहा था, वहाँ पर बस एक गाना बार बार बजाया जा रहा था, लूसी इन द स्काई विथ डायमंड। तो सबने मिलके या जो भी डिसीज़न हुआ, उस गाने के जो बोल हैं उसके नाम पर इस मादा कंकाल को नाम दे दिया गया लूसी, और यही नाम फेमस हो गया। तो इस जो हमें मादा कंकाल मिला, जिसके 40% हिस्से को इकट्ठा किया गया था और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में आता है, उसे नाम दे दिया गया लूसी, और इस लूसी को ही मानव माता कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मानव संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले। तो भारत में सर्वप्रथम किस स्थान से पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, ये मिले हैं नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले हैं, नर्मदा घाटी से। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है, एक मादा कंकाल की, कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है, केवल खोपड़ी प्राप्त हुई है। केवल क्या प्राप्त हुआ है, खोपड़ी प्राप्त हुई है जीवाश्म के तौर पर। वो भी कहाँ से, नर्मदा घाटी से, मध्य प्रदेश के हथनौरा से। मध्य प्रदेश के कहाँ से, हथनौरा से ये हमें मानव मादा खोपड़ी प्राप्त हुई है, और जिसे रखा गया है, जैसे हमने विकास की जो 4 चरण देखे थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, तो ये दूसरे नंबर का जो है होमो इरेक्टस, इस कंकाल को इस श्रेणी में रखा गया है। जो हमें मानव मादा खोपड़ी हथनौरा से मिली है मध्य प्रदेश के, उसको होमो इरेक्टस की, विकास के होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा गया है। और ये जो है होमो इरेक्टस के जो मानव थे, इनमें क्या था, ये जो मानव थे ये सीधे खड़े हो सकते थे। लेकिन जो इससे पहले का ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था, वो सीधा नहीं, झुक के चलता था। उसमें और बानरों में केवल एक अंतर था कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मानव था वो अपने हाथों का स्वतंत्र प्रयोग कर सकता था, बस एक यही अंतर था। और कुछ दांत का अंतर था कि जो बानर के दांत होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसके दांत छोटे हो गए थे। फिर आगे जा कर के ये लक्षण, जो शारीरिक लक्षण हैं, आगे जाके बदलते जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस आया, तो इसमें जो मानव है वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा था।
और इसे सीधा चलने वाला कपी मानव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीधा चलने वाला कपी मानव कहा जाता है। हाँ, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष केवल अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित थे, उसके अलावा अन्य महाद्वीपों तक नहीं उसके अवशेष मिले हैं। लेकिन जो होमो इरेक्टस है, जो विकास की ये दूसरा चरण है होमो इरेक्टस, इसके जो अवशेष हैं अफ्रीका से तो मिले ही हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप से भी इसके अवशेष मिले हैं। और भारत में हम देख ही चुके हैं कि जो मध्य प्रदेश के हथनौरा से मादा मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है वो होमो इरेक्टस की श्रेणी में ही आती है। तो इस प्रश्न का आंसर अपना है नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एक कपाल खोपड़ी मादा मानव की कहाँ से मिली थी? नर्मदा घाटी के हथनौरा से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है होमो इरेक्टस को। किसे कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव किसे कहा जाता है? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को। अब होमो इरेक्टस जो है इसे हम पिथेकैंथ्रोपस भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पी, होमो इरेक्टस या पिथेकैंथ्रोपस। तो ये इसे कहा जाता है द्विपद मानव। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये विकास का ये दूसरा चरण है, ये तो हम देख ही चुके हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आए? होमो इरेक्टस, जिसे हम पिथेकैंथ्रोपस भी कहते हैं। तो इन्होंने इस चरण के जो मानव थे, इनने क्या सीधा खड़ा होना सीख लिया था और अपने हाथों का स्वतंत्र प्रयोग करना भी सीख लिया था। तो मानव जो है अपने दो पैरों पर आसानी से चल सकता था। लेकिन इससे पहले जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्वतंत्र हाथ का उपयोग तो करना सीख गया था, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र रूप से दो पैरों पर नहीं चलता था। लेकिन इस होमो इरेक्टस काल के मानव ने स्वतंत्र रूप से अपने दोनों पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसे कहा जाता है प्राचीनतम द्विपद मानव। तो इसका आंसर हो गया अपना पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? इनमें से कौन सा मानव है जो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला? पहली बार जो मानव की मृत्यु होती थी, जब उनने अंतिम संस्कार की प्रथा प्रारंभ की या किसने शुरुआत की? तो ये हैं जो वो हैं निएंडरथाल। ये जो हैं विकास की तीसरे चरण वाले मानव हैं। पहला तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है, दूसरा होमो इरेक्टस, और ये तीसरे चरण वाले हैं निएंडरथाल। और ये हैं जो इन्होंने सबसे पहले मानव का जब भी मानव की मृत्यु होती थी तो इनने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया। और इनके जो अवशेष हैं हमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इनमें से सबसे नया मतलब सबसे आखिरी का कौन है? तो सबसे आखिरी का चरण ही है अपना जो ये मैग्नन मानव, क्योंकि सबसे आखिरी में हमने जो 4 चरण देखे, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद होमो इरेक्टस,
तीसरे नंबर पर निएंडरथाल और आखिरी में देखा था क्रो मैग्नन। तो सबसे आखिरी का मानव कौन है? क्रो मैग्नन। आखिरी का विकास चरण है जो कि आधुनिक मानव है। जो हमारे शरीर की जो बनावट है वो इस क्रो मैग्नन मानव में पाई गई थी। तो हमारा आंसर हो गया क्रो मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक भाषा में आधुनिक मानव को होमो सेपियन कहा जाता है। होमो सेपियन कहा जाता है। हाँ। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी पहली बार? तो वो स्थान है पल्लवरम। सबसे पहले भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई? पल्लवरम में। ये कहाँ पर है? ये है जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चिंगलपुट में है ये पल्लवरम। यहाँ से पहली बार भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। और ये खोज किसने की थी? ये खोज भारतीय भू सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये खोज की थी। हाँ, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो अभी हमने देखा कि जो तमिलनाडु का पल्लवरम है वहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहली बार जो पाषाणकालीन खोज की थी वो किस सन में की थी? तो वो की थी इनने 1863 ईस्वी में। कब की थी? 13 मई 1863 ईस्वी में जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं इन्होंने ये खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने अभी हमने देखा था रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की। यहाँ पर है पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की। वो क्या थे? मूलतः वो एक भूवैज्ञानिक थे। वो एक भारतीय भू सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। हाँ, और इन्होंने सबसे पहली बार पुरापाषाणकालीन स्थल की खोज की थी भारत में। इसलिए इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ये तो दोबारा आ गया। ये किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ये हमने अभी देखा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो कि है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है वो हमें कहाँ से मिला है? वो मिला है हथनौरा से, मध्य प्रदेश के हथनौरा से। जो हमें मानव मादा की खोपड़ी मिली थी जिसको हम होमो इरेक्टस मानव की श्रेणी में रखते हैं वो प्रागैतिहासिक मानव की प्रथम जीवाश्म है। अगला प्रश्न, पुरापाषाणकालीन
जो पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया किस प्रकार का था? तो पुरापाषाण कालीन जो मानव हैं उसका जीवन पूर्णतया कैसा था? प्राकृतिक था। ना ही वो गांव में रहते थे, ना ही वो उनका जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा आविष्कार था। तो पुरापाषाण युग में मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ा कौन सा आविष्कार किया गया था? तो इस समय पर सबसे बड़ा आविष्कार था आग, और आग की खोज होना ही सबसे बड़ा आविष्कार है इस समय का। तो पुरापाषाण काल का समय माना जाता है 30 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। कितना माना जाता है? 30 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। और आग की खोज लगभग हुई है 2 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में। इस टाइम पीरियड में आग की खोज हुई है। हाँ, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो इस समय के अधिकांश औजार हैं वो किस चीज़ के बने थे? वो बने थे स्फटिक पत्थर के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? सोहन संस्कृति का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो जो सोहन संस्कृति है इसका दूसरा नाम है पुरापाषाण संस्कृति। क्या है? पुरापाषाण संस्कृति। जो देखिए पाषाण काल है, जो पाषाण काल को हम 3 भागों में अध्ययन किया जाता है। एक तो पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ये जो 3 हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीनों ही पाषाण काल के, जो पाषाण काल में पत्थरों के उपयोग के आधार पर, उनके औजारों के अध्ययन के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जो ये सोहन संस्कृति है, जो इनके जो पुरापाषाण कालीन संस्कृति है, इस समय पर उपकरण के आधार पर जो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो सबसे पहला इसका जो है निम्न पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें जो मानव के द्वारा पाषाण पत्थर के उपकरण प्रयोग किए गए, उसके आधार पर इसकी जो संस्कृति है, पत्थर के उपयोग के आधार पर, इनके प्रकार के आधार पर, एक को कहा गया सोहन संस्कृति और एक को कहा गया मद्रासीय संस्कृति। क्या कहा गया? मद्रासीय संस्कृति। तो जो सोहन संस्कृति है, ये पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी की यहाँ की जो संस्कृति है उसको कहा गया सोहन संस्कृति। और इनके जो औजार हैं, सोहन संस्कृति और मद्रासीय संस्कृति के जो पत्थर के इनके औजार नहीं, जो भी इनने उपकरण उपयोग किए, चाहे औजार या जो भी उपकरण इनने उपयोग किए, उनको पुरापाषाण संस्कृति में रखा गया। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो जो पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में इसमें से सही क्या है? वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो इसका सही आंसर है कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। जो पूर्व पाषाण काल का मानव है, उसने
कभी लघु पाषाण काल तो जब पत्थरों के छोटे छोटे औजार या जो भी उपकरण हैं बनाए गए, उस काल को लघु पाषाण काल कहा गया। ये सब बाद का टाइम पीरियड है। लेकिन जो पूर्व पाषाण काल का मानव है उसने कैसे उपकरणों का प्रयोग किया? कोर उपकरणों का। संघाव गुफा पुरा स्थल किस काल का है? तो जो संघाव गुफा पुरा स्थल है वो है मध्यपुरा पाषाण काल का। किस काल का है? मध्यपुरा पाषाण काल का। देखा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल। तो ये जो संघाव गुफा है ये मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। हाँ, और ये है कहाँ पर? ये है अफगानिस्तान के जोवजन। तो ये जो संघाव गुफा है ये अफगानिस्तान के जोवजन में स्थित है और मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न और यहीं पर हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।